नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी बढ़ती जा रही है। सनीचर की शब ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिज़ाइल से हमले किए हैं। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर अर्शी ख़ान साहब। प्रोफेसर अर्शी ख़ान साहब का ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। आखिर इस हमले के क्या मानी हैं? ये हमले दुनिया को किस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं? क्या तीसरी आलमी जंग का इम्कान है? इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करते हुए मुनसिफ टीवी ने ख़ास रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। इजराइल पर ईरान के हमले से खलबली मची हुई है। इसकी वजूहात है आलमी बरादरी ने इतने नाज से इजराइल की परवरिश की है कि इसे अपने तहफ़्फ़ुज़ का पूरा यकीन है। इजराइल का यह एहसास है कि कोई ताकत उस पर हमला नहीं कर सकती, मगर 6-7 माह में इस पर 2 हमले हो चुके हैं। पहला हमला 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने किया, दूसरा 14 अप्रैल को ईरान ने। हमास का हमला ज्यादा शदीद, खतरनाक और हलाकत खेज था। ईरान का हमला संभला हुआ है। इस हमले में कोशिश की गई है कि आबादी जद में ना आए, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे और कोई ऐसी तबाही ना हो जिस पर इजराइल वावेला मचाए। इससे ये भी जाहिर होता है कि दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इस्राएली हमले के जवाब में बिल्कुल खामोशी बरतना तिल अबीब के अरबाब इक्तिदार का हौसला बढ़ा सकता था। इसीलिए ईरान की आला अदालत को हरकत में आना ही था। इस्राइल पर ईरानी हमले की वजह से खलबली इसलिए भी मची हुई है कि इस वक्त नेतन्याहू किसी की सुन नहीं रहे हैं। अमेरिका भी उनसे नाराज है। जब आलमी बरादरी गजा के खिलाफ उन्हें रोकने में नाकाम हो गई तो ईरान इसराइल कशमकश से एक और महाज खुल जाएगा, जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी और आलमी बरादरी अपने आवाम को जवाब नहीं दे पाएगी। दो महाज खुले हों तो जंग में मजीद मुल्कों की शमूलियत का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए अमेरिका ने ईरानी हमले के खिलाफ इसराइल की हौसला अफजाई नहीं की है। खुद इसराइल इस हमले से परेशान है क्योंकि उसे अपने अवाम को जवाब देते नहीं बन रहा है, जो गजा के मुतालिक सवाल कर रहे हैं। गजा एक मुख्तसर सी आबादी का इलाका है और इसराइल बहुत बड़ी फौजी ताकत है। दोनों का आपस में कोई मवाजना नहीं है। इसके बावजूद इसराइली हुकूमत जरगमालों को रिहा करवाने और जंग जीतने में नाकाम है। कहा जा सकता है कि ईरानी हमले से नेतन्याहू को आलमी बरादरी की तवज्जो गजा से ईरान की जानिब मुंतकिल करने का मौका मिला है, मगर ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इसराइली अवाम उनसे बदजन है और ईरानी हमला उनके मुखालिफिन को मौका देगा कि वो नेतन्याहू की क़यादत पर सवाल उठाएं। याद रहना चाहिए कि 1973 के बाद ये पहला मौका है जब किसी मुल्क ने इसराइल पर बराह रास्त हमला किया है। जाहिर है कि ये इसराइल के नाम नहाद बालादस्ती के लिए खुला चैलेंज है। अर्शी साहब, शुरुआत यहाँ से करते हैं कि 1979 का इत्तेहादी रहा है, 1979 तक इत्तेहादी रहा है। ईरान और इसराइल एक दूसरे के साथ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि अब इस कदर दुश्मनी क्यों, ये हमला क्यों किया गया? ये देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो आपने, या उसी तरह का क्वेश्चन खास करके पूरे वेस्टर्न मीडिया पे वो 7 अक्टूबर का जो हादसा हुआ था उस पर किया गया था। जी, आपको याद होगा कि वो टेररिज्म है और ये है वो है, और पूरी दुनिया जो है, ईरान ने जो हमला किया 13 तारीख को, तो पूरी दुनिया जुट गई। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो गई, G7 मिल गए, अमेरिका ने फॉरेन स्टेटमेंट दिया, बल्कि हमला करने के पहले मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन दी जा रही थी इसराइल को कि अब ये होगा। और जैसे ही वहाँ से लॉन्च हुआ पहला मिसाइल, उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो उसके पहले और भी जो जंगी बेड़े उसको भेजा गया, ये तमाम चीज़ें। लेकिन आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड, जैसे 7 अक्टूबर का एक बैकग्राउंड ये है जी, कि जो पूरा गाजा है या जो सिचुएशन, उसका मौका नहीं है यहाँ पे। उसी तरह से ईरान का ये है कि ईरान के साथ थ्रू आउट जो हमले हो रहे थे उसके यहाँ, चाहे आप वो ईरान में देखें, वो बेसिकली इसको बोलते हैं शैडो वार, जिसमें प्रॉक्सीज चल रहे थे, और वो जो थे वो एक तरफा थे। मतलब ज़्यादा जो नुकसान था वो ईरान को हो रहा था, चाहे वो साइंटिस्ट की किलिंग हो, 5 साइंटिस्ट टॉप के मारे गए। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके साइंटिस्ट जो है वो आपके इंजीनियर इराक में मारे गए। उसके आप देखेंगे कि इनका जो मिसाइल डिपो था बगदाद में, उसको तबाह किया गया जी। और ये जो अभी हादसा हुआ था 1 अप्रैल को, जिसमें कहा गया कि 7 मिलिट्री ऑफिसर मारे गए, लेकिन मैंने इस पे पूरा जो खंगाला मैंने,
तो मुझे पता चला कि 18 हाई लेवल के ऑफिसर्स अब तक मारे गए 2016-17 से। तो ये छोटी तादाद नहीं है 7, और बहुत हाई रैंकिंग। और इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए खुद ईरान में, फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, इसलिए कि ईरान में बॉम्ब ब्लास्ट होता नहीं था। आप देखेंगे कि इराक में भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता था जब से वहाँ पे अमेरिकन आए। खास करके मई 2003 में जो है पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ फल्लुजा की मस्जिद में। तो ईरान जो है वो थ्रू आउट विक्टिम रहा, और ईरान के खिलाफ जो पोस्चर था इजराइल का वो ये था कि ईरान हमला नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो फुसफुसा सा होगा। हालांकि जो हमला हुआ वो फुसफुसा सा दिखाया गया, जैसे बाइडेन ने ये कहा फोन पे, उसकी तस्दीक जो है व्हाइट हाउस ने भी किया कि भाई आप जीत गए नेतन्याहू, और इतने मिसाइल मारे गए, आपको कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ। ये बात सही है कि बहुत सारे मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया, कहीं पे डेटा मिलता है 390, कहीं पे 350, लेकिन मिनिमम मिलता है 301। इसमें आप देखें कि इन्होंने जो मिसाइल का इस्तेमाल किया वो बैलिस्टिक भी है और क्रूज मिसाइल भी। ठीक है। इसमें एक क्वालिटी है जिसमें सुपरसोनिक बोलते हैं जी, वो सारे कंट्रीज के पास नहीं है। बिल्कुल। मोर देन 160 और 70 ड्रोन्स इन्होंने इस्तेमाल किए, वो भी वो रद्दी टाइप के ड्रोन्स, मतलब बहुत ही पुराने टाइप के वो एग्जॉस्ट करना चाहते। और इनके जो टारगेट्स थे, इस पे जो मैंने जो डेटा डेवलप किया वो खास करके वेस्टर्न सोर्सेज से और दूसरे सोर्सेज से, तो 15 से 30 मिसाइल्स जो इनका टारगेट एरिया था वहां गिरा, और उसको बोलते हैं नेवातिम एयरबेस। ओके। नेवातिम एयरबेस जो है वो इजराइल के साउथ में है और नेगेव डेजर्ट में है, और वो आबादी से करीब 40-44 किलोमीटर दूर है। वहीं पे आप देखेंगे जो इनका न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट है जहाँ पे रखा गया है, उसको बोलते हैं दिमोना। दिमोना भी उसी नेगेव डेजर्ट में है। तो उस नेगेव डेजर्ट में जो एयरफोर्स जो बेस है इनका, तो वहाँ पे इनके करीब 75-30 F-35 एयरक्राफ्ट जी। और जानेंगे आप कि पूरी दुनिया में सबसे पहली मर्तबे जो F-35 का इस्तेमाल हुआ वो किस कंट्री ने किया? वो इजराइल ने किया। ओके। वो 2018 में किया, वो भी सीरिया में किया, आपके इनके टारगेट, ईरानियन टारगेट पे। तो नेगेव डेजर्ट में जो है इन्होंने 3 रनवे बनाया था। एक रनवे को इसको डैमेज किया अच्छी तरीके से। इसके अलावा ये मैं आपको बता रहा हूँ ABC की रिपोर्ट, जो कि CNN ने साइट किया, और C-130 जो इनका ट्रांसपोर्ट कैरियर था, बहुत बड़ा जहाज, वो डैमेज हुआ, और एक स्टोरेज फैसिलिटी थी, पता नहीं उसमें सामान था या नहीं था, वो डैमेज। मतलब यह है कि ईरान ने ये बताया कि देखिए, ईरान के हमला करने से, मैं तो इसको हमला नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि ईरान ने रिटेलिएट किया। मतलब 2016 और 17 से आप देखें कि सीरिया में ज्यादातर किस पे हमले हो रहे हैं? भाई वहां पे अमेरिकन फोर्सेस भी हैं, ब्रिटिश भी है, जर्मन फ्रेंच भी इंटेलिजेंस वाले हैं जी, कुर्दिश भी है, और आप देखेंगे कि वहां पे रशियन भी है। कभी आपने सुना कि रशियन फोर्सेस पे बॉम्बिंग हुई? तो ईरान को मुसलसल टारगेट किया जा रहा था। जी जी बिल्कुल। अब ईरान जी आशीष साहब, जैसे कि अभी आपने ये बात बड़ी वजाहत से कही कि इस हमले को एक काफ़ी फुसफुसाहट भरा हमला दिखाया गया, लेकिन फिर भी एक बात तो तय है कि ईरान के हमले इसराइल में किसी हदफ को डायरेक्टली निशाना नहीं बना सके। तो इससे कहीं ना कहीं कोई ईरान की कमी भी तो जाहिर होती है। क्या ऐसा भी तो लग सकता था कि ईरान अगर एक नफ्सियाती जंग जारी रखता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता? देखिए, आप सही कर रहे हैं, मैं उससे एग्री करता जी, लेकिन चूंकि हमने इस पे काफ़ी, मैं मुसलसल स्टडी कर रहा हूँ टॉपिक पे करीब 30 साल से जी, तो इसमें ये कहा गया भाई, जो ध्यान था पूरी तरह से, जो तवज्जो था पूरे वर्ल्ड का गाजा पे, वो हट गया, सारा कुछ तरह की चीज़ कही गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि देखिए, वर्ल्ड में एक परसेप्शन होता है। इजराइल का परसेप्शन ऑफेंसिव था, ठीक है, मैं जो चाहूंगा करूंगा, लेकिन इस हमले के बाद इजराइल का जो पोस्चर है वो डिफेंसिव है। यस। आप देखेंगे कि 2 दिन में और 3.25 दिन में, मतलब 2 दिन और तीसरे दिन की सुबह इन्होंने 3 वॉर कैबिनेट की मीटिंग कर ली। डिसीजन कुछ नहीं निकला, हम हमला करेंगे, कभी करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो पहले जो शिद्दत थी इजरायली फॉरेन पॉलिसी में, जो इनकी जो हार्ड लाइन पॉलिसी थी, वो हार्ड लाइन पॉलिसी में थोड़ा जलजला आ गया है। मतलब वो सोच रहे हैं करें या नहीं करें, इसलिए कि ईरान ने कहा कि आपको पेनफुल रिटेलिएशन होगा, रिस्पॉन्स।
तो चीजें जो है देखिए स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस आए हैं। स्ट्रेटेजिक डिफरेंस में ये है कि ईरान के बारे में खुद मैं भी सोचता था कि ये रिटेलिएट नहीं करेगा जी। लेकिन इसने किया और इसने टारगेट को हिट किया है। ये दूसरी बात है कि वो छुपा रहे हैं। भाई वहां पे प्रेस टीवी तो जा नहीं रहा है या इंडिया का टीवी जा नहीं रहा वहां पे, तो जो भी इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है। और ईरान ने ये कहा कि मैंने किसी भी सिविलियन एरिया में टारगेट नहीं किया है, मेरे टारगेट स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी टारगेट थे, वो बेसिकली वहीं पे गिरा है। अब कोई भी मिसाइल अगर रनवे पे गिर रहा है तो इसका मतलब है कि इनका कैलकुलेशन बहुत ही पावरफुल है। एग्जैक्टली अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि क्या इसराइल आज इस पोजीशन में है कि अब इन हमलों का जवाब दे सके? देखिए इसराइल एक काफी अच्छे पोजीशन में है। अगर आप इसराइल को देखेंगे कि इसराइल के पास सबसे डेडली वेपन्स हैं, जो अमेरिका के पास सबसे बेस्ट क्लास ऑफ वेपन्स हैं वो इसराइल के पास अवेलेबल है। जिसको अमेरिका ने अभी तक यूज नहीं किया वो इसराइल अब यूज कर रहा है। और बेसिकली अमेरिका ने ज्यादातर जो चीजें यूज की हैं वो कॉम्बैट जोन में की हैं, लेकिन इसराइल ने जो अमेरिका ने जो किए कॉम्बैट जोन में डेंजरस वेपन को, जैसे क्लस्टर बॉम्ब है, जैसे बंकर बस्टर है, जैसे F-16 एयरक्राफ्ट है, F-35 एयरक्राफ्ट है, आपके फॉस्फोरस बॉम्ब है जी। ये तमाम चीजों का इस्तेमाल आप देखेंगे कि 2010 ऑनवर्ड्स इसराइल ने सिविलियन एरियाज में किया है। तो इसराइल के पास काफी ताकत है। मेरे पास जो डेटा है वो 1998 का डेटा है कि 1998 में एक यूएन ऑफिशियल ने कोट किया था कि इसराइल हैज मोर देन 380 थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स। तो इनके पास तो 1968 में एटम बॉम्ब आ गया था। राइट। और जो प्रेसिडेंट जॉनसन थे उनको जब खबर किया खामोशी से एक मीटिंग में थे कि इसराइल ने अभी बॉम्ब ब्लास्ट किया है, हमें ये सैटेलाइट से पता चला, तो उसी वक्त जो है ये पॉलिसी बनाई गई कि ना कुछ कहेंगे ना बोलेंगे। बिल्कुल। इसराइल के पास था। तो आप देखेंगे कि इसराइल के पास पूरी तरह से जो हिमायत है वो IAEA का है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसने इराक को काफी डिस्टर्ब किया अपने इंस्पेक्टर को भेज के, कैमरा लगा करके। बिल्कुल। वो ईरान पे भी जो है कैमरा लगाए हुए हैं 2003 से लेके अब तक 500 से ज्यादा कैमरा है वहां पे। तो पूरे जो वर्ल्ड फोर्सेस हैं G7 या जो भी हैं वो सब एक तरफ हैं। तो नेचुरली इनके पास पॉलिटिकल पावर भी है, डिप्लोमेटिक पावर भी है, मीडिया पावर भी है जिसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन, प्लस इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स होने से कुछ नहीं होता। वो न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के पास भी है, रशिया के पास भी है, लेकिन जनरली इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इस्तेमाल इसका होगा तो हो सकता है कि दुनिया की कई जगह खत्म हो जाए। बिल्कुल। इसलिए कि आपका जो अब जी एक सवाल और उठता है वो ये है कि इन हमलों के बाद फायदा किसको हुआ है, इसराइल को या नेतन्याहू को या ईरान को? देखिए इसका फायदा साइकोलॉजिकल लेवल पे ईरान को सबसे ज्यादा हुआ है। ओके। मैं ये कहूंगा कि 1000%। इसलिए कि जितने मुस्लिम कंट्री थे, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसलिए बात करूंगा, जैसे मलेशिया में हिंदूज हैं, श्रीलंका में हिंदूज हैं, मालदीव्स में मॉरिशस में हिंदूज हैं, फिजी में हैं। तो इंडिया के पास, हमारे पास ओवरसीज पॉलिसीज है, वी आर कंसर्न। उसको बोलते हैं किन कंट्री या किन लोग जो होते हैं जिनके पास खून का रिश्ता होता है। तो ये जो 57 मुस्लिम कंट्री थे, जैसे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर साहब का 56 इंच का सीना है, तो मुसलमानों के पास 57 इंच का सीना था, लेकिन ये 57 कंट्री कुछ नहीं कर पाई। ये सिर्फ बोलते रहे, बल्कि इनको और सपोर्ट करते। और एक ऐसा इशू जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशंस हैं, दे आर मोर देन 460 जी, which is related to Palestinian issue, लेकिन आप देखेंगे किसी का भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं। और जितने रिजोल्यूशन पास हुए आपके ईरान के खिलाफ, सब पे एक्शन हुआ। जितने रिजोल्यूशन पास हुए इराक पे, उसका एक्शन हुआ, अफगानिस्तान पे हुआ, लेकिन इजराइल पे नहीं। बिल्कुल। तो इजराइल की जो इम्यूनिटी थी और इम्प्यूनिटी, ये दोनों जो है डैमेज हुए। और इसकी वजह से हुआ ये कि इजराइल की वजह से बेइज्जती अमेरिका की हुई। इसलिए कि इसराइल पे अगर किसी भी तरह का कोई प्रेशर आता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, रियल हो या शैडो हो, तो उसका असर आपके पूरे जो समर्थक हैं इनके, तो 3 बड़े समर्थक हैं जी। मैं पैलेस्टीनियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में। मैं एंटी इजरायली कोई बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा कोई भाई क्राइम करता, मैं बोलूंगा वो क्रिमिनल है। तो चूंकि जो क्राइम हो रहा है गाजा में, और आप किसी के कॉन्सुलेट पे जाके बॉम्ब मार देते हैं, उनके जनरल को मार देते हैं, उनके साइंटिस्ट को मार देते हैं, किसी भी कंट्री में अगर होगा,
तो वो तो बहुत पहले रिटेलिएट कर। तो जो एक इनका जो साइकोलॉजिकल जो ऑरा था, या जो एक इनका कन्वास बना हुआ था, उसमें डेंट लगा, राइट। और इसकी वजह से वो अमेरिका की बेइज्जती। ठीक भाई है आप देखिए जी, आपने यूएस का क्वेश्चन रेज किया, तो ये काफ़ी अहम डेवलपमेंट है अगर हम यूएस को देखें, सबसे स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी है इसराइल का। लेकिन जी। इन हमलों के बाद जो हौसला अफजाई यूएस की जानिब से इसराइल की जानी चाहिए थी, वो नहीं की गई। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ पे अब्दुल साहब बोलूँगा कि देखिए अमेरिका जो है या बाइडेन जो है, मैंने शायद आपके टीवी पे या पहले कहा था कि बाइडेन के जितने पुराने एडवाइजर थे, ये आपके जब से हमला शुरू हुआ गाजा पे, जी, उसको हटा करके नए लोगों को लाया गया है, राइट। जो बहुत ही ज्यादा रेडिकलाइज मतलब टाइप के हैं इसराइल के फेवर। तो अभी हो रहा है कि एक तरफ तो स्टेटमेंट किया रहा है कि भाई आप ईरान के खिलाफ रिटेलिएट नहीं करें, इससे एस्केलेशन होगा रीजनल। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ये भी कह रहा है कि आयरन क्लैड सिक्योरिटी हम देंगे, हम इनके साथ में हैं। और आप ये देखेंगे कि व्हाइट हाउस में वो ये पास भी कर रहे हैं बिल जिसमें यूक्रेन है और आपके इजराइल है। तो आप जानते हैं कि इजराइल को मुसलसल एवरी डे $10 मिलियन आता है, मतलब मोर देन $12 बिलियन इनका जो है पर ईयर का एड है। इसके अलावा इन एडिशन टू एडिशनल पैकेजेस, ओबामा के भी टाइम में हुआ और सबके टाइम में हुआ। तो इजराइल जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए, जैसे कुछ अरब मुस्लिम कंट्रीज थे, वो दुनिया को दिखाने के लिए गाजा के बारे में आंसू बहाया। लेकिन जब ईरान का ड्रोन आया तो उन्होंने उसको उड़ उड़ करके उसको गिरा दिया। ठीक। तो ईरान की, इसलिए मैं ईरान को बोलता हूँ कि ये हमला नहीं है बल्कि उसका रिटेलिएशन है। कि आपने किसी को 10 थप्पड़ मार दिया या 50 थप्पड़ मारा, तो कम से कम उसको हक है कि वो आपको 50 के बदले में 10 थप्पड़ मारे। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा रिटेलिएशन है। हमला तब होता है जब इनके यहाँ सिविलियन कैजुअलिटी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा ये हो डैमेज होता। तो ईरान ने एक बेसिकली मैसेज दिया है कि अगर आप 3 गोली चला सकते हैं तो मैं 1 चला सकता हूँ, मतलब यू आर ऑल्सो वल्नरेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बच सकते हैं। तो ये एक जो इसराइल का जो एक सिक्योरिटी, एक देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसराइल ने पूरे वर्ल्ड में ये दिखा दिया था कि मेरे लिए कोई रेड लाइन नहीं है, मतलब आई कैन क्रॉस एनी बाउंड्री, हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें रोक सके। ईरान ने स्ट्रेटेजिकली पूरे दुनिया में इट क्रिएटेड रेड लाइन दैट यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस। इसलिए कि मुसलसल जो ईरान के जो स्टेटमेंट्स आए वो ये है कि इफ यू द मोमेंट यू अटैक इमीडिएटली वी विल रिस्पॉन्ड, दैट विल बी मोर पेनफुल। तो मैं ये समझता हूं कि इस मौके पे ये एक मैसेज है पूरे दुनिया के लिए कि इसराइल या कोई भी कंट्री अगर वो मर्डरस हो रहा है या लोगों का मैसिव वायलेशन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं पास करना चाहिए, बल्कि जिस तरह से इराक के खिलाफ एक्शन लिया गया, और इराक के खिलाफ क्या किया गया, इकोनॉमिक सैंक्शन किया गया, मिलिट्री सैंक्शन किया गया, मिलिट्री एक्शन लिया गया, तो उसी तरह से और भी कंट्रीज के खिलाफ होना चाहिए जो फलस्तीनियों को तबाह कर रहे हैं जी, या किसी भी कंट्री को वायलेट कर। जी, फिलिस्तीन की आपने बात कही, अब गजा का क्या? जैसे कि अभी आपने कहा था कि ये कहा जा रहा था कि इन हमलों के बाद कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी गजा को लेकर जो है, तो अब किस डायरेक्शन में जो फिलिस्तीन का तनाज़ा जा सकता है? देखिए अभी जो गाजा में सिचुएशन है कि इन्होंने बहुत ज्यादा फोर्सेस को हटा लिया है, उसकी वजह यह है कि गाजा में जो इनके पास रेजिस्टेंस था उस लेवल पे नहीं। ओके। और जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थे उन्होंने बॉम्बिंग करके तबाह कर दिया। अब आप जानते हैं कि अल-शिफा में क्या हुआ और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में क्या हुआ, इन्होंने बेकरी तक को खत्म किया। तो गाजा में जो शिद्दत थी उसमें कमी आई, लेकिन हर दिन करीब 68, 98, 78 लोग मारे जा रहे हैं और मैसेकर्स वहां पे हैं, लेकिन शिद्दत में उसमें कमी आई है। उसके बारे में ये भी है कि आपने देखा होगा कि अभी काफी लोग जो है वो राफा से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके कि उनपे कई सारे वार्निंग दिए गए कि आप ना जाएं वहां। तो इससे थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है गाजा के कवरेज पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गाजा को जो कवरेज मिलना चाहिए था पूरी दुनिया में कवरेज मिल गया। और अब ये कोशिश चाह रहा है इजराइल कि गाजा को तबाह करने के बाद ये आपके लेबनान को तबाह करे, उसके साथ साथ में जो है इजराइल को भी ईरान को भी तबाह करे
इसलिए कि ईरान के लिए चाहता है कि एक वर्ल्ड कोलिशन बने। जी। अगर आप देखेंगे कि इजराइल का जो एम्बेसडर है आपके यूनाइटेड नेशन में, उसने कहा कि ईरान जो है वो खतरा है मुसलमानों के लिए, पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, रीजन के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। तो उसी तरह से जैसे सद्दाम हुसैन को कहा कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये तब कहा जाता है जब किसी को टारगेट किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके कि सैकड़ों इनके कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं आपके कतर में और सेंटकॉम बहरैन में और ओमान में, कई जगह 60,000 से ज्यादा इनके फोर्सेस हैं पूरे गल्फ, सारे गल्फ इनके पॉकेट में है ज्यादातर। लेकिन बावजूद इसके ईरान के पास स्ट्रेटेजिक के कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग है और इनके बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ की वो इंडिजिनस है, वो चीजें बहुत सारी लीक नहीं है। इसलिए अमेरिकन को ये खतरा है कि जिस तरह से इजराइल की बेइज्जती हुई, कहीं हमारा भी वही हाल ना हो। जी। क्योंकि इसलिए कि ईरान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का कोई स्टेक आपको नजर आता है? इंडिया का देखिए रोल ये रहा कि इमीडिएटली इंडिया ने ये कहा कि भाई एस्केलेशन नहीं हो। लेकिन इसमें जो इंडिया का रोल होना चाहिए, जैसे साउथ अफ्रीका का रोल था, जैसे युगांडा का रोल था, ठीक है, जैसे आपके एक छोटी छोटी इक्वाडोर कंट्री का रोल था, छोटी कंट्रीज का, तो वो रोल हम नहीं प्ले। जबकि हम पैलेस्टाइन के इशू पे हमने काफी रोल प्ले, हिस्ट्री हमारी रही। और अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ से कंस्ट्रक्शन वर्कर जा रहे हैं, इस पे हमें लगता था कि रोक लगानी चाहिए, इसलिए कि जो अमेरिकन जो इंडियन इंटरेस्ट है उसको इजराइल से फायदा नहीं होगा। अब आप ये बताइए कि अमेरिका को क्या फायदा हुआ इजराइल से, सवाई बेइज्जती के? इजराइल के से इजराइल को ही फायदा होगा। ये बड़े बड़े जो रियलिस्ट थियरिस्ट हैं, जॉन मीर शिमर हैं, उन्होंने 2005 में एक पेपर लिखा 81 पेज का। उन्होंने ये कहा कि एक सारी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो उसके इंटरेस्ट में होती है। कि वाहिद अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसकी फॉरेन पॉलिसी इजराइल के इंटरेस्ट में है, जिसके बेसिस पे उनके खिलाफ जो है उनको कहा गया कि एंटी सेमाइट है। तो हमें लगता है कि इंडिया को और ज्यादा उभर के आना चाहिए जी। जो अफसोस है कि क्या वजह है वो जानते होंगे लोग, मैं इसको कहना नहीं चाहता। इन हमलों के बाद अब ईरान के इत्तेहादी कौन कौन हैं? और दूसरा सवाल ये है कि क्या इन हमलों के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि इसराइल जो है मगरबी ममालिक के और ज़्यादा करीब आ गया है? हाँ, देखिए आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर आप ये 5-6 महीने का जायजा लें, इसराइल के जो बिगेस्ट सपोर्टर है वो यूएस है, ठीक है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटली है। लेकिन आप देखेंगे कि सीज फायर पे भी यूरोपियन यूनियन ने एग्री नहीं किया। क्लोज तो पहले से है वो, अब उसकी क्या वजह है मैं इसको नहीं बताना चाहता। लिव इन पार्टनरशिप टाइप का जो रिलेशन है इनका, मतलब इतनी मोहब्बत कि निकाह की भी जरूरत नहीं है और साथ में रह रहे हैं, वो पहले से जुड़े हुए हैं। अब ये दूसरी बात है कि इसको हो सकता है कि वेस्टर्न मीडिया इस्तेमाल करे कि ईरान ने हमला कर दिया तो वो और इससे जुड़ गए, सारा कुछ है। जो इशू है पैलेस्टाइन का वो एक इंटरनेशनल लॉ का इशू है। जो रोल ईरान ने प्ले किया या जो टर्की रोल प्ले करना चाहता है, जो साउथ अफ्रीका प्ले कर रहा है, वो बेसिकली रोल यूनाइटेड नेशन को प्ले करना चाहिए। जी जी। तो चूंकि ये जो आप ये देखें कि इसराइल ने सारे लोगों को धमकाया, भाई सेक्रेटरी जनरल को धमकाया यूनाइटेड नेशन के, और वो सारे कंट्री को धमकाता। बिल्कुल। अर्शिद साहब, एक आखिरी सवाल, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, आपको क्या लग रहा है, क्या अब ये चीज़ें और एस्केलेट होंगी, ये कंट्रोवर्सी, ये वॉर और एस्केलेट हो सकता है? देखिए, अगर ईरान, एक तो खबर यह आई कि अमेरिका ने ये कहा खामोशी से ईरान को बैक चैनल से कि जब तुम रिटेलिएट करो तो बहुत ही हल्का सा करो, ताकि इजराइल रिटेलिएट करे तो उसकी छवि खराब हो गई है, उसकी इज्जत दोबारा बन जाएगी। इस तरह की खबर मुझे वेस्टर्न सोर्सेज से मिली। लेकिन हमें लगता है कि ईरान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखेंगे कि न्यूक्लियर इशू पे 2009 में न्यूक्लियर स्वैप हुआ था जिसमें टर्की का रोल था। फिर आप देखेंगे कि एक एग्रीमेंट हुआ था जो ओबामा ने किया था कि न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट है वो ईरान कम करेगा और इस पे जो सैंक्शन है वो खत्म होंगे जी, आपको याद होगा। और ट्रंप ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल। तो हमने ये देखा कि मुसलसल 20 साल से
ईरान जो है वो डिप्लोमेसी के थ्रू चीज़ों को सॉल्व करना चाहता था, लेकिन इन रिएक्शन ये हुआ कि इनके हार्ड लाइन और पॉलिसी की वजह से और एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से ईरान की काफ़ी बेइज्जती खुद कंट्री में हुई। और अगर ये रिटेलिएट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आवाम से इनको लड़ना पड़ेगा ईरान को। जी बहुत शुक्रिया अर्शी साहब, हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, अपना एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के लिए। 1973 के बाद ये पहला मौका है जब इसराइल पर किसी मुल्क ने बराह रास्त हमला किया है। हमास ने जहां एक जानिब इसराइली क़यादत का नशा हिरन कर दिया, वहीं ईरान ने कहीं ना कहीं इसराइल के घमंड को और उसके गुरूर को कहीं ना कहीं चकनाचूर किया है। इसी के साथ ही आज का एपिसोड इख्तिताम पसीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।